Good morning, students. Myself Soni ma'am. Today I will teach you class 10th and history. Our chapter first. Our next topic. बच्चों, आपको याद होगा कि हम ये सब बातें आपको बता चुके हैं. इस पिक्चर्स को देखिए, इसके बारे में हम आपको डिफ़ाइन कर चुके हैं. ठीक है, इस पिक्चर्स को भी डिफ़ाइन कर चुके हैं. और आपका ये पिक्चर भी मैंने इसके पिक्चर के बारे में, लास्ट पिक्चर था जो मैंने इसके बारे में भी आपको डिफ़ाइन किया था. इसके बारे में भी मैंने आपको डिफ़ाइन किया था. क्या डिफ़ाइन किया था कि ये जो है नेपोलियन है और जो है सारे राज्यों को वापस हार के और जा रहा है. और जो ये चिट्ठी उड़ा टाइप का उड़ा, उसमें सारे जितने स्टेट्स वो हारा है उनको जो है वो उस पर नाम लिखे हुए चिट्ठी के रूप में दर्शाया गया है. मैंने ये भी बताया था मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, किस प्रकार से यूरोप में जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ, किस प्रकार से वहाँ के जो जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ये सब जो कैसे बटे हुए थे, जिन शासकों के थे यूरोप में, वो किस तरह से निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे. ठीक है, ये सब भी मैंने आपको बताया था. आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आपका है द ऑटोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास. ये आपका टॉपिक है. ठीक है, तो यहाँ पे इसका ही कुलीन वर्ग और ऑटोक्रेसी कुलीन वर्ग. ठीक है, एंड मिडिल क्लास, ये आपका ये पढ़ाना है हमको, ये पढ़ाना है. देखिए, आप इसकी पहले बैकग्राउंड, इसका भी आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए. जो यहाँ की सामाजिक और राजनीतिक रूप से ज़मीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था. इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों की आर पार व्याप्त थी. वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे. इनमें क्या था, एक राजनीतिक संबंध था और पारिवारिक संबंध भी था उच्च लोगों के बीचों में. और ये लोग क्या करते थे बेटा, ये लोग क्या कर वो मतलब अपने आप को, एक जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो फ्रेंच थी. उच्च घराने के लोग फ्रेंच बोलते थे और इनमें एक वैवाहिक संबंध भी था. तो ये वर्ग था, ये शक्तिशाली था. ठीक है, और एक छोटे इनका, जबकि इनका क्या थे, एक छोटे समूह थे, लेकिन फिर भी ये लोग पावरफुल थे. जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे. इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या थे, कृषक थे. पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीनें किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी में मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरदारों में बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे. मतलब ये जो मालिक थे और इस पे जो है उसको किराए पे ज़मीन दे के वहाँ पे मज़दूरों से ज़मीनी खेती कराया करते थे. पश्चिम और मध्य यूरोप में हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन, व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ, जिसको जो है क्या करते थे, उस मतलब उनको किराए पे दे के उस पर खेती कराया करते थे. ठीक, तो ये आपका ये था. अब आपका बेटा दूसरा टॉपिक जो आता है वो क्या है, ये है आपका व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर. मतलब उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, क्या उनकी सिद्धांत थे. ठीक है, तो यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब जुड़े हुए थे. उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द किससे, लैटिन भाषा की लिबरल से आया. किससे आया है, लैटिन भाषा के लिबरल से आया है. ये ठीक आया है, जिसका अर्थ है आज़ाद. नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी. ठीक है, जो नए वर्ग इसमें ऐड हुए उनका क्या था, मतलब आज़ादी भी रहे और सबको क्या, समाज में सब लोग समानता भी उनमें रहे, समानता की बात भी करते थे. राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो. फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था. 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था. आप याद करें कि मतलब आपको याद होगा कि इसमें मतलब बराबरी का था, लेकिन जो है उन्हें वोट देने का अधिकार अब भी सबको बराबरी का नहीं था. फ्रांस की क्रांति आपको याद ही होगा, जिसमें क्या किया गया था, मत देने का अधिकार कुछ लोगों को ही दिया गया था. उनमें
जो संपत्ति जो शक्तिशाली रिचेस्ट पर्सन थे बस वही थे। उसमें भी जो स्त्रियां थी, महिलाओं को ये राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। सिर्फ थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासक के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः समिति मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। मतलब नेपोलियन जब आया तो उसने भी क्या किया, उसने महिलाओं को कहा कि नहीं, ये जब तक मतलब अवयस्क हैं, इनकी शादी नहीं हुई तो ये पिता के अंडर में रहेंगी और जब शादी हो जाए तो पति के अंडर में रहेंगी। ठीक, संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों के ने समाज राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाया। मतलब वो पर्सन जिनके पास संपत्ति नहीं थी तो उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। अब हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं कि जिसके पास संपत्ति नहीं है, जिसके पास महल नहीं है, जो पक्का घर नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता। वो झोपड़ी में वाला भी वोट देगा और महल वाला भी वोट देगा और सबके वोट का क्या होगा, उतना ही महत्व रहेगा। लेकिन उस टाइम में वहाँ के जो संपत्ति विहीन पुरुष थे और महिलाएँ थी, महिलाएँ चाहे जितनी रिचेस्ट हों, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक, तो आप देखिए किस तरह से ये कि जिसको देखो बेटा नहीं रहेगा तो क्या करेगा, वो राष्ट्रवाद का मतलब एक अपने इन सब चीज़ों के लिए क्रांति करेगा, अपनी आवाज़ उठाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। ये फिर जो आपका है इसमें आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा चलाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। मतलब क्या था उसमें, जो उदारवाद द्वारा चलाए गए पूंजी का आगमन हुआ और उनके नियंत्रण को खत्म करना चाहता था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। आइए, मतलब उन्होंने कहा हम 19वीं सदी के पहले भाग जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन ने प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का महासंघ बना लिया था। ठीक है, 39 स्टेट का महासंघ बना लिया था। लेकिन जो है क्या हुआ था, देखिए महासंघ देखिए बना लिया था 39 स्टेट्स का। ठीक है, और लेकिन क्या हुआ, बना तो इसमें प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तौल प्रणाली थी। 1833 में हैम्सबर्ग से यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नायकों से गुजरना पड़ता था। मतलब सोचो, पहले आप 1833 तक में हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग तक जाने के लिए उन्हें कितना 11, मतलब जो हम लोग टैक्स देते हैं टोल टैक्स, उनसे गुजरना पड़ता था और हर बार 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन और आकार के अनुसार लगाए जाते थे। क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी नाप तौल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एले, मतलब कपड़े को नापने का पैमाना क्या था, एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ बढ़ती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में ख़रीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता था, और लेकिन मेंज में वो क्या 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्लाइबर्ग में क्या था, वो 53.5 सेंटीमीटर था। तो मतलब हर जगह का जो क्या था आपका नाप तौल वो अलग अलग था। ठीक है, तो इससे क्या होता था, व्यापारियों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता था। ठीक, ये आप थोड़ा नोटिस करिएगा। देखिए ये हर जगह का पॉइंट क्या था, सब जगह कपड़ों की नाप तौल क्या थी, अलग अलग थी। ठीक है, ये अलग अलग थी और हर जगह उनको उसके अकॉर्डिंग जो है कितना 5% देना पड़ता था। ठीक, तो ये आपका वहाँ पे ये कंडीशन थी। इसमें जो है इसमें कई ऐसे विकास, मतलब इनके क्या होता था, इनमें बात वो उनको जो वस्तुओं को ले जाना, उनमें टैक्स देना, ये सब क्या था, ये जो है उन्हें बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता था। और जो है इससे उनको एक तरह से जब ये सब सभी को सामने ये सब बातें आई तो वो लोग क्या हुए, राष्ट्रीय रूप से एक हुए
और राष्ट्रीयकरण कर सहायक बनाया गया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर से भी मजबूत बनाया गया। ठीक, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो ऊपर नीचे ये, ठीक, ये हमें पढ़ना है। इसका देखिए, इसका भी कॉन्सेप्ट समझिए। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 में जो नेपोलियन था वो क्या हुआ, हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। और ये आप बताइए, पहले आपको ये बताइए 1815 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, वाटरलू। नेपोलियन कौन सा युद्ध हारा था, वाटरलू का युद्ध हारा था। ठीक है, मैंने आपको याद होगा मैंने इसका जिक्र किया था। ठीक है, रूढ़िवाद मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित जो पारंपरिक संस्थाएं होती थी, जैसे राजतंत्र हुआ, चर्च हुआ, सामाजिक ऊंच नीच हुई, संपत्ति हुआ, परिवार हुआ, इनको बनाए रखना चाहिए। ठीक है, ये कौन मानता था, ये आपका रूढ़िवादी मानते थे। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापस नहीं चाहते थे। मतलब नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी नहीं होंगी, बल्कि वो कैसी होंगी, पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम होंगी। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकती थी। एक आधुनिक सेना कुशल नौकरशाही, गतिशीलता, अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदास की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को क्या करेगा, शक्ति प्रदान कर सकता है। ठीक, और जब यही 1815 में क्या हुआ, ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया जैसी शक्तियाँ जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। नेपोलियन को हराना इतनी आसान बात नहीं थी। तो इसमें जो है आप ये देखिए 1815 में यूरोप, ब्रिटेन, ये सब जो चीज़ें, ये लोग रसिया, ये पर्सिया, ये ऑस्ट्रिया, ये सब मिल के हराए थे। ठीक है, इनके प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले थे, जिसको वियना सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। बेटा, ये जो वियना सम्मेलन है ये पूछता है कि कब हुआ था। ठीक है, ये 1815 में हुआ था। कब हुआ था, 1815 में वियना सम्मेलन। ये देखिए, ये रहा, यूरोप में हुआ था। कब हुआ था, 1815 में हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या था, उन कई सारे बदलावों को ख़त्म करना जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। मतलब जो नेपोलियन युद्ध के दौरान जो चीज़ें बातें आई थी उनको क्या था, ख़त्म करना था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बा वंश को सत्ता में मतलब वापस किया गया और फ्रांस में उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन में किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। मतलब फ्रांस को बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया। एक तरह से मैंने बताया था, नेपोलियन जिस तरह से उसका उत्थान हुआ ना, उसी तरह से उसका पतन भी हुआ। जितना तेज़ी से वो आगे बढ़ा था उतना तेज़ी से वो नीचे गिरा। और जब नीचे गिरा फ्रांस में, तो क्या हुआ, फ्रांस की हालत और ख़राब हुई। अतः उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया, जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पिरामिड में जेनेवा जोड़ दिया गया। प्रशा उसकी पश्चिम सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके को जोड़ दिया गया, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली और नियंत्रण को सौंपा गया। मगर नेपोलियन 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। और नेपोलियन ने क्या, ये देखिए 39 स्टेट्स का जो एक संघ बनाया था उसको बरकरार रखा गया। फिर उस पर क्या, पूर्व में रूस और पोलैंड को एक हिस्सा बना दिया गया तथा जबकि प्रशा को सैक्सन का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इस सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों को बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। और 1815 में ही आपका क्या हुआ, स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उन्होंने क्या किया, गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ठीक है, जो निरंकुश सरकार थी उन्हें अगर कहती थी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसको क्या करती थी वो लोग,
उनको दबाना चाहती थी और ज़्यादातर सरकारों के सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों और नाटकों और गीतों में व्यक्त बातों पर नियंत्रण लाना था, जिससे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित करती रही। मतलब यहाँ पे जो है यूरोप में तो हुआ, लेकिन जो है क्या हुआ उसको जो है फिर भी जो फ्रांस में जो पहली क्रांति हुई थी, फर्स्ट रेवोल्यूशन, वो जो है लोगों को एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहा था, ये उनका प्रेरक था। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। उनका मतलब था क्या होना चाहिए, प्रेस बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए। इसमें देखिए आपका एक पिक्चर्स दिया गया है, ये पिक्चर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें क्या है, ये 1820 का है समय। आपस में बनाया गया एक अनाम व्यंग चित्र है, मतलब एक दूसरे का वो कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इसमें जो है क्या है, बाईं तरफ की पट्टी पर लिखा है, क्या लिखा है, आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमें कब तक सोचने दिया जाएगा, ठीक है। दाईं तरफ बोर्ड पर क्लब के नियमों की सूची है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं। ये देखिए आपका ये इसमें लिखा है हमें कब तक प्रश्न किया जाएगा, किया करने दिया जाएगा, और जो है ये उसकी सूची है, ठीक। ये कहा गया है जिसमें इस पढ़े लिखे समाज का पहला नियम खामोशी, मतलब ये पढ़े लिखा समाज हो कि भी शांत है। ऐसी किसी स्थिति को बचने के लिए जब क्लब का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए और सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने वाले मोहर बढ़ जाए, मतलब उन्हें कहा जाए कि अगर आप अपना मुंह बंद रखेंगे तो क्या आपको मोहरें मिलेंगी सोने की। तो इस तरह से यहाँ पे मतलब इन्हें देखिए मुंह में पट्टी बांधे हुए हैं कि मतलब ये क्या ये करता है, ये कहता है कि क्या है, अभी भी हमें बोलने की आज़ादी नहीं है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। और यही ये दर्शाना, इसीलिए मुंह पे पट्टी बांधे, कोई हाथ सिर पे हाथ रखा हुआ है कि जो है हमें ये देखिए मुंह में पट्टी बांधी, ये देखिए बता रहे हैं। तो इनको क्या चाहिए, सबसे पहले इनको कब बोलने की आज़ादी कब मिलेगी, राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यू, तो वो कब मिलेगा, ये जब यहाँ पे प्रेस को आज़ादी मिलेगी, ठीक है। प्रेस की जब आज़ादी होगी तो प्रेस के माध्यम से, किसी भी माध्यम से इनको बोलने को दिया जाएगा। आपका नेक्स्ट को टॉपिक रहेगा ये क्रांतिकारी, ठीक है, द रेवोल्यूशनरीज। ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे बेटा। आप इतना इसमें देखिएगा, इसमें वियना संधि और जो इतने राष्ट्रों को उसने जीता, ये सब मेन बातें आप देख लीजिएगा। और ये मैंने आपको शायद दे दिया है, एक बार फिर इसको देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसको पढ़ लीजिएगा और इसमें कुछ क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।